सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण से संबंधित मैंने अलग अलग वीडियो की श्रृंखला एक बताई थी कि हिस्ट्री में किस तरीके से नोट्स वगैरह बनाने चाहिए, जो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। इसके अलावा शुरू में जब अक्टूबर 2023 में जब रिजल्ट आया था, उसके कुछ दिनों बाद मैंने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए टोटल एक रणनीति क्या रहनी चाहिए, उसके ऊपर मैंने दो वीडियो पुराने डिजिटल बोर्ड पे नहीं थे, वो जनरल वाइट बोर्ड पे थे, उसमें मैंने बता रखे थे। लेकिन काफ़ी समय के बाद ये भी थी, मैसेजेज मेरे पास आए थे कि एक बार व्यवस्थित तरीके से आप अब 6 महीने की रणनीति क्या रहना चाहिए, अंक विभाजन क्या रहेगा, एक इस तरीके से एक वीडियो आप अपलोड कीजिए। तो उसी संदर्भ में मैं आज फर्स्ट पेपर का वीडियो के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि फर्स्ट पेपर में किस तरीके से अंक विभाजन, क्या संभावना है, आपको किस तरीके से रणनीति रखनी चाहिए। क्योंकि अधिकतर डिमांड आती है, इसके पीछे कारण भी यही होता है कि फर्स्ट पेपर में जो मेरे मार्क्स थे वो आउट ऑफ 150 में से 126 थे मेरे मार्क्स। 126 मार्क्स आउट ऑफ 150, 126 आउट ऑफ 150। मैंने अटेम्प्ट 69 क्वेश्चन किए थे 75 में से। अब जो मैंने इस तरीके से, मैं मेरा भी इसमें शामिल करूंगा कि मैंने किस तरीके से ये चीज़ें मैनेज की और इसमें इतने नंबर लाने में सफल रहा, तो उसके पीछे क्या कारण थे। हालांकि उस वीडियो में मैंने अच्छे से सब चीज़ें बता रखी है, लेकिन एक डिमांड थी कि एक अच्छे से वीडियो डिजिटल बोर्ड पे अच्छे से कुछ नई चीज़ें भी उसमें जैसे ऐड हो, और बाकी जानकारी भी कुछ मैं देना चाहता था, वो अपन इसमें ऐड करेंगे। तो पहली 2-3 पॉइंट पे अपन देखेंगे। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि ओशियन अकेडमी नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये मैं पिन कमेंट में भी ये जानकारी पिन कर दूंगा। तो इसमें ज्योग्राफी के लिए मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जो 19 जनवरी को, जिसका टेस्ट रहेगा, फ्री रहेगा सबके लिए, केवल नाम मात्र के शुल्क 149 पे, जिसकी बाकी प्राइस तुलनात्मक रूप से अपन देखें तो 1200-1500 तक भी ले रही है। लेकिन ज्योग्राफी के लिए एक अच्छे टेस्ट की श्रृंखला स्टार्ट की है, तो उससे ज्योग्राफी के स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। और बाकी प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज कुछ, लेकिन उसमें समय लगेगा क्योंकि व्यक्ति बना हुआ मैं एक ही हूँ जुड़ा हुआ इससे, तो कोई ज़्यादा टीम नहीं है ऐसी, तो उसमें समय लगेगा। तो मुझे लगता है फरवरी के शुरू में लगभग मुझे संभावना लगती है कि फरवरी मिड में या शुरू में एक फर्स्ट पेपर के लिए भी हम इसमें अपलोड करें नाम मात्र के शुल्क पे व्यवस्थित, ताकि फ़ायदा हो सके जो फर्स्ट पेपर में जिनकी दिक्कत है उनकी। और बाकी साइंस के लिए, चूँकि मेरे पीसीएम ही था, साइंस ही थी, तो साइंस के लिए मैं सोच रहा हूँ कि 300-400 क्वेश्चन के ऐसे एक प्रैक्टिस सेट, 300-400 क्वेश्चन की कुछ दिनों में, 2-4 दिन में मैं इसकी सूचना दे दूंगा साइंस के लिए। जिनके कोई प्रॉब्लम है तो एनसीईआरटी बेसिस पे जो पुराने प्रश्न आए हैं उनको शामिल करते हुए और इसमें अपलोड कर लूंगा मैं, तो आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा अब अपन आते हैं मूल बात पे अपने, कि आज के जो इस वीडियो एनालिसिस को अपन दो पार्ट में मैं बात करूंगा, दो पार्ट में बात की। पहला मैं इसमें बताऊंगा अंक विभाजन। यदि आपने वैसे देखे तो अंक विभाजन व पाठ्य वस्तु, पाठ्य वस्तु लगभग सबने तय कर ही रही होगी। उसमें कोई यदि आप चाहते हैं चेंज करना तो अभी के लिए है, तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे ज़्यादा आपको भ्रमित नहीं होना है, जो आप पढ़ रहे हैं वही बेहतर है, लेकिन बताने का तरीका ये है कि एक पूर्ण वीडियो बन सके। तो अंक विभाजन व पाठ्य वस्तु पे बात करेंगे, इसको शॉर्ट में अपन देखेंगे। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे अपन बात करेंगे, जो 6 महीने हैं अपने पास, 6 महीने की रणनीति क्या रहनी चाहिए। 6 महीने को आप किस तरीके से मैनेज करें कि आपके फर्स्ट पेपर में अधिकतम मार्क्स आ सके। जैसे मैंने तैयारी की थी तो शुरू में मुझे यही लगता था, मैंने भरोसे से तैयारी की थी, फर्स्ट पेपर मेरा अच्छा था, तो उसी की बदौलत मार्क्स संभव हुए। हालांकि किसी को ऐसे लगता है कि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, लेकिन वैसे देखे तो संभव है ही है, अच्छे मार्क्स आ ही सकते हैं। और कभी 2-4 प्रश्न, यदि इतनी अच्छी तैयारी होती है तो 2-4 प्रश्न अपन हिम्मत भी करते हैं कि उन पे अपन तुक्का भी लगाए, कि मान लो 50-50 है तो 2-3 प्रश्न वो भी सही हो जाते हैं, वो भी वेरी करता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे अंक विभाजन व पाठ्य वस्तु पे, किसी के लिए आपको कौन सी पाठ्य वस्तु पर विशेष ध्यान रखना है, और बाकी ध्यान रखने योग्य बातें भी है, वो भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो अपन आते हैं प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन के लिए। अब इसमें आगे देखते हैं अपन
राजस्थान का इतिहास व भारतीय इतिहास। यदि आप पहली यूनिट इसमें देखोगे सिलेबस में, पहली यूनिट में आपको दिखेगा राजस्थान एवं भारत का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में। तो राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में आपको ये दिख रहा है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो भारत एवं राजस्थान और भारतीय इतिहास का पोर्शन दे रखा है इसमें, और मूलतः इसमें जो फोकस किया गया है वो फोकस किया गया है नेशनल मूवमेंट में, राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यदि आप इसमें देखोगे तो राजस्थान और भारत को मिला के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन श्योर आ ही जाते हैं। इस पोर्शन का अपन वेटेज देखें तो 15 क्वेश्चन आते हैं। पहला था, आपको ये तो पता ही होगा कि 75 क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं और 150 मार्क्स है। अब 150 मार्क्स पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। तो 15 क्वेश्चन पोर्शन से आते हैं राजस्थान व भारतीय इतिहास। तो 15 क्वेश्चन में से अपन इसको डिवाइडेशन करें कि कितने में से कौन से एरिया में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसमें देखोगे कि 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन की संभावना, पिछली बार भी क्वेश्चन ज़्यादा ही आए थे। राजस्थान कला संस्कृति का जो पोर्शन है, यहाँ से आप देखोगे प्राचीन संस्कृति, ये वाला पोर्शन नीचे का इसके, तो वहां से, और बाकी भारतीय इतिहास के 5 क्वेश्चन आते हैं। ये लगभग रेशियो रहने वाला है इसी साल, आने वाले साल में। और पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे वो भी कला संस्कृति के क्वेश्चन थे, वो ज्यादा आए थे, तो आपको इसमें फोकस करना है। तो इसको किस तरीके से आप कर सकते हो, कंटेंट क्या रख सकते हो, तो कंटेंट के लिए लगभग पिछले साल भी मैं बताऊं तो मैंने तो सर के, गणपत जी सर के नोट्स पढ़े थे। वो एक्चुअली पढ़ने के पीछे कारण था कि मैं पहले हिस्ट्री से तैयारी करता था, क्योंकि वीओएमयू के साथ एपीआरई मतलब 7 डिग्री में मैंने हिस्ट्री की थी, किसी कारणवश से वो पेंडिंग थी। फिर बाद में ज्योग्राफी से किया, मुझे लगा रिजल्ट नहीं आएगा, इस कारणवश मैंने ज्योग्राफी में स्विच किया था। तो मेरे वो पोर्शन ये पढ़ा हुआ था उनसे। बाकी यदि कोई उनसे पढ़ा हुआ है तो वो तो सबसे बेस्ट है ये। उसके अलावा यदि नहीं है, और भी कोचिंग के किसी के नोट्स आपने पढ़ रखे हैं, तो वो बेटर है। लगभग सब टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, 19-20 का अंतर रहता है। यदि आप किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो वो आप कंटिन्यू रखिए इसमें अच्छे से। और यदि आपको लगता है कि इसके अलावा आपको पढ़ना है, तो बाकी सब चीज़ नाथ पब्लिकेशन, पवन भवरिया जी सर हैं, उनकी बुक आती है नाथ पब्लिकेशन से इतिहास की, तो वो आप देख सकते हो, बहुत अच्छी है। उसके साथ यदि आप नोट्स भी पढ़ रहे हो तो उसके साथ एक क्वेश्चन की भी बुकलेट है, तो क्वेश्चंस की बुकलेट जो है, उस क्वेश्चन के बुकलेट को आप ले आइए किसी के पास से, या फिर फोटो वगैरह हो, या फिर ये बुकलेट इसके साथ ही आती है, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो इस बुकलेट में जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर प्रैक्टिस करें, ये आपको करना ही है यदि आप नोट कर रहे हो या फिर ये कर रहे हो। तो कंटेंट की बात तो ये होगी। इसके बाद अपन इसमें बात करें कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। यदि आप क्वेश्चन देखोगे तो मुगल काल में से कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वास्तव में मुगल काल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वास्तुकला जो है वहां से क्वेश्चन अधिकतर आ जाते हैं। स्थापत्य कला कि कौन सा निर्माण मुगलों ने करवाए थे और किसके क्या नाम है, किधर किधर है, तो वहां से एक प्रश्न लगभग यहाँ से आने की संभावना ज्यादा रहती है। बाकी गुप्त काल से भी क्वेश्चन आते हैं। और 1857 की क्रांति है, ये दोनों आप इधर से साथ से ही पढ़ सकते हो, राजस्थान के संदर्भ में है, और भारत में जो दोनों को जोड़ के आप अच्छे से देख सकते हो। अब बाकी चीज इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं, तो इसमें सावरकर, बंकिम चंद्र, ये बहुत सारे नेता दे रखे हैं। इसमें से इनकी जीवनी ज्यादा डिटेल में आप नहीं पढ़े, यदि जिसकी हिस्ट्री है वो तो पढ़ रहा है तो बेटर ही है, उसके तो साथ साथ तैयारी हो रहा है। लेकिन अपन बाकी सब्जेक्ट्स का देखें, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखें, तो वैसे देखें तो ये ज़्यादा कंटेंट पड़ जाता है, क्योंकि हिस्ट्री के लिए देखें तो 15 क्वेश्चन, मार्क्स वेटेज तो जरूर ज़्यादा है लेकिन इसके लिए कंटेंट भी ज़्यादा है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो तो राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी अपन देखते हैं तो उनका रोल बहुत बड़ा होता है। तो यदि आप इसको चाहो तो आप प्ले लिस्ट में मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है हिस्ट्री का, आप देखना। उसमें मैंने ये बताया कि शॉर्ट नोट्स में मैंने किस तरीके से महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, नेशनल मूवमेंट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में मैंने 2 पेज में किस तरीके से मैनेज किया था। एक टाइम के रूप में, क्रोनोलॉजिकल रूप में बताया था कि पहले महात्मा गांधी इधर गए तो उस बारे में अपन ने 4 बातें लिख ली, फिर उसके बाद इनके जीवन में ये घटनाएं उस बारे में। तो शॉर्ट जो क्वेश्चन है इनके जीवन से संबंधित और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, वो गलत नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो, वो वीडियो में मैंने बता रखा है अच्छे से, पेज लेके मैंने, मेरे जो थे वो भी बता रखे हैं, तो वहां से आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस पोर्शन को मैनेज करना है। इसके बाद अपन इसमें देखें तो आगे जो राजस्थान का पोर्शन आता है, आपको मैंने पहले भी ये बताया है कि जो राजस्थान का वेटेज है वो 10 क्वेश्चन रह रहा है, तो राजस्थान पे आपको विशेष फोकस करना है, और ये लगभग जो तैयारी कर रहे हैं उनके सबके पढ़ा हुआ भी रहता है।
अब राजस्थान की संस्कृति के बारे में जो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, अब इसमें ये चीज है कि कई बार ये होता है कि अपन कोई भी टॉपिक जैसे लेते हैं, इसी टॉपिक के लिए नहीं किसी भी के लिए, कि कोई टॉपिक होता है उसके आसपास की भी अपन बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं। तो हिस्ट्री में देखें तो ये आपके संभव नहीं होगा, बाकी में थोड़ा बहुत अपन देख रहे हैं, क्योंकि इसके आसपास की अपन चीजें पढ़ेंगे तो वो बहुत सारा हो जाएगा। तो जो टॉपिक दे रखा है, मौलाना आजाद दे रखा है, तो आजाद के बारे में, उनके जीवन से संबंधित जो उन्होंने कार्य किए वो आप देखिए। उसके आसपास के बहुत सारे, ऐसे नहीं कि इससे ज्यादा संबंधित नहीं है, वो भी देख रहे हैं। तो आहड़ है, कालीबंगा है, तो कालीबंगा ही देखना है आपको, इसके अलावा नहीं देखना है। अब 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास में गुर्जर, पतियार, अजमेर के चौहान। अब जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिल्ली सल्तनत के साथ रिश्ते, तो दिल्ली सल्तनत के साथ रिश्ते, मेवाड़, रणथंभौर और जालोरी दे रखा है। तो केवल आपको ये 3 ही पढ़ने हैं, इसके अलावा नहीं कि आप कुछ और पढ़ रहे हो, जैसे कि किसी ने और टेस्ट वगैरह ले रखे होंगे तो उसमें इसके अलावा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनको लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हो, आप इनके साथ वाले हैं वो ही आप देखिए। अब अपन इसके अलावा देखें, जैसे कि राजा भी दे रखे हैं, तो जो दे रखे हैं उनको अच्छे से आप तैयार कीजिए, उनके ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब देखो स्वतंत्रता का इतिहास, ये वापस 1857 की क्रांति आई, तो उसको शामिल करके आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं जो भारत का है उसके साथ। अब ये लगभग सबके पढ़े हुए, इसमें देखने का इतना कुछ नहीं है, समझने की चीजें यही थी कि इस पैटर्न में 10 और 5 क्वेश्चन की संभावना है, तो आप राजस्थान पे विशेष फोकस करें। और जो भारत का पोर्शन है उसमें राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको शॉर्ट में किस तरीके से मैंने बताया है कि महात्मा गांधी लिए राष्ट्रीय आंदोलन को 2 पेज में मेन घटना, डेट वगैरह कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप डायरेक्ट ऐड कर लीजिए या फिर इसमें ऐड कर लीजिए, ताकि वो आए तो कम से कम आपके गलत नहीं हो। तो इसका ये बता दिया। अब अपन आगे चलते हैं। हिस्ट्री के बाद अपन देखें तो ये वाला पोर्शन है मानसिक योग्यता और भाषा परीक्षण। अब अपन मानसिक योग्यता वाला जो देखें, तो इसमें रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग जनरल अपन देखें तो मैथ और रीजनिंग 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। 10 प्रश्न इसके आते हैं, तो आप अपन एक मैथ और रीजनिंग, यदि मैथ का कोई स्टूडेंट है तो वो तो पूरी कोशिश करेगा कि उसके 10 में से 10 ही सही हो। लेकिन कोई आर्ट्स का है जिसके मैथ, जिसको लगता है कि मेरे को नहीं आ रही और वो छोड़ने का सोच रहा है, तो मैथ छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे इसी को पूरे को आप स्किप कर रहे हो, आपको पूरे को स्किप नहीं करना है। उसमें से मेन जो चीज है, पहले आए हुए प्रश्न है, आप उनको इस तरीके से तैयार कर सकते हो कि कम एफर्ट में आपकी बहुत अच्छा हो जाए। तो इसके लिए आप देखो, तो रीजनिंग तो उनको तैयार करनी ही है, चाहे आर्ट्स के हो, रीजनिंग बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हो। अब इसके लिए ये बताने से पहले मैं इसमें बता देता हूँ कि बुक्स आप कौन सी देखें। तो मथुरिया सर की आती है सृष्टि पब्लिकेशन से, पहले थी और इस बार भी इन्होंने निकाली है शायद। तो ये मथुरिया सर की बुक केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए आती है, उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए, या फिर यूएस शेखावत, आरबीडी की आती है शायद ये, यूएस शेखावत। तो इसमें से देख के और आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए, मैथ रीजनिंग का इनफ हो जाएगा। बाकी मैथ का स्टूडेंट यदि इस पे मेहनत अच्छे से करता है, तो उसको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यदि आप डेली बेसिस पे सवाल करोगे तो ऐसे नहीं करने के 50 क्वेश्चन पूरे रीजनिंग के किस पे कर लिए, तो कि पासा और घनौर पर 50 क्वेश्चन कर दिए, ऐसा नहीं करना है। मैथ का जिसको लगता है कि पहले से पढ़ रखा है उसको छोड़ना भी नहीं है, वो दिन के 15-20 मिनट इस तरीके से निकालिए कि उसमें 20 क्वेश्चन वो करे टाइमर लगा के, कि 5 इसमें से टॉपिक ले लीजिए, जैसे कि ये 5 टॉपिक लिए, इसके 5-5 क्वेश्चन करने होंगे, 25 क्वेश्चन, आपको आधा घंटा देना है, 5-5 क्वेश्चन मिक्स में करने हैं। तो उनके क्या हो जाएगी, जो मैथ्स का है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको ये नहीं लगेगा, नहीं तो मन में ये वहम हो जाता है कि अपने साइंस थी, अपन तो वहां जाके कर लेंगे, लेकिन वास्तव में स्थिति ये होती है कि नहीं होता है। मैथ्स का एक क्वेश्चन मैं भी छोड़ के आया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस पे यदि मैं तुक्का लगाऊंगा तो गलत होगा, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं ली, लास्ट तक दिमाग लगाया, लेकिन हुआ नहीं, एक क्वेश्चन तो छोड़ना पड़ा। तो ऐसी जरूरी नहीं है कि यदि मैथ्स के हो तो वहां जाके आपको वही दिमाग लगे, आपको सबसे बेहतर प्रैक्टिस ही बनाएगी। तो यदि आप अच्छे से कर रहे हो, मैथ्स के हो तो प्रैक्टिस डेली रूटीन में रखें, मिक्स में सवाल कीजिए। और आर्ट्स के हो तो उनके लिए तो इनको विशेष रूप से समय देना है, जैसे कि 1 घंटे आप है तो रीजनिंग को 1 घंटे अच्छे से दीजिए, मैथ रीजनिंग को। रीजनिंग आपको पूरी बहुत अच्छे से करनी है। रीजनिंग अच्छे से करने के बाद आप इसमें ये देखिए कि जो स्टैटिक्स का पोर्शन है उसमें यदि आप पिछले वाले सवाल देखोगे तो माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित नॉर्मल सवाल आते हैं, जैसे कि माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध क्या है,
माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध क्या है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हर साल ऊपर नीचे करके पूछते हैं, अपन उधर गुणा करेंगे भाग करेंगे तो वो फॉर्मूले का आंसर निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छे से आप कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके 100% सही हो जाएगा, बाकी रीजनिंग के सही हो जाएंगे। और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, कई बार ग्राफिकल इनका प्रेजेंटेशन होता है, एक ग्राफ दिया आएगा, वृत्ता आरेख दिया होगा, उसमें दे रखा होगा कि भाई 75% ये एरिया है, 15% इस पे खर्च होता है, 10% इस पे खर्च होता है, तो इस तरीके से ये दे रखा होगा, और के 10% खर्च है वो इतने रुपए हैं, तो इस पे कितना खर्च होता है। तो ये जनरल सवाल है, तो ये जनरल सवाल मुझे लगता है जो रीजनिंग यदि कर रहा है तो रीजनिंग वाले के ये सवाल भी सही हो सकता है। तो एक क्वेश्चन तो आप मानिए ये, और एक क्वेश्चन मानिए ये, तो स्टैटिक्स के 2 क्वेश्चन लगभग संभावना बनती है कि यहाँ से आ जाते हैं, आप पिछले पेपर देखोगे तो ये 2 क्वेश्चन और रीजनिंग यदि आप कर पा रहे हो तो मैथ्स में से भी आपके, आप मानिए कि दोनों मिला के मान लो कोई गलत भी हो जाए तो 10 में से आर्ट्स का स्टूडेंट में 5 क्वेश्चन तो सही कर ही सकता है प्रॉपर वे में, यदि तुक्का नहीं मारे तो इस तरीके से आप कीजिए। बाकी ये मैथ्स के हैं उनके तो पूरे टॉपिक करने ही हैं, जिनके कोई जिनको लग रहा है कि अपने अच्छी प्रैक्टिस थी, और बाकी आर्ट्स के है वो इसको बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए। पहला नियम जो मैं बताऊं, गोल्डन रूल, यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पहला नियम इसका यही होता है कि सभी टॉपिक कवर करें। कोई एक आध आप छोड़ सकते हो वो अलग बात है, बाकी यदि आप सभी टॉपिक कवर कर रहे हो तो आपके बहुत बेनिफिट होगा। कोई अब ऐसा होगा कि जो रीजनिंग पढ़ के ही नहीं जाएगा और उसको लगेगा रीजनिंग हार्ड है, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में फिर उनको लगता है कि पिछले में कम रह गए थे मार्क्स, तो फिर वापस वो रीजनिंग पढ़ता है और उनको फिर लगता है कि काश पिछले अटेम्प्ट में अपन ने पढ़ ली होती। तो आप पहले अटेम्प्ट में ही बेहतरीन करने के लिए ये कीजिए कि सभी टॉपिक हैं वो अच्छे से कवर करें, ताकि उनमें से यदि मान लीजिए कि मीन मॉन मीडियन यहाँ से एक सवाल मैं जो बोल रहा हूँ वो आपने किया और मान लीजिए वो आया और आपके सही हो गया, तो आपने हल्की सी कोशिश करने से यहाँ पे 2 सवाल आपके सही हो रहे हैं, तो आप ये थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी मैथ्स है तो इसमें दिखाने जैसा कुछ नहीं है, मैंने बुक बताई है, ये पाठ्यक्रम अपन ने बता दिया। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में सवाल यूँ है कि थोड़ी प्रॉपर मैथ्स होती है तो वो हल कर पाएंगे, बाकी इसमें मेहनत आर्ट्स के ज़्यादा लगेगी तो वो इनको हाथ नहीं लगा, यदि आप स्किप करना चाह रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, बात कर रहा हूँ। बाकी जो ज़रूरत है, जिनको कोशिश कर सकते हैं, जिनको लगता है कि अपन कर लेंगे तो उनके लिए कोशिश करनी चाहिए। बाकी हिंदी है तो हिंदी में इसके लिए बुक मैंने बता दी, अब इसके लिए 9 to 12 वाली जो नवीन हिंदी व्याकरण आती है वो इसके बुक के लिए पढ़े, वो बेहतरीन किताब है, तो आप इसको देखें। 9 to 12 की बुक है जो हिंदी व्याकरण की चलती है, वो उसमें से ये सब टॉपिक पढ़ ले बहुत अच्छे से, तो आपके इसमें से सही हो जाएगा। अब रही बात जनरल इंग्लिश की, हिंदी का मैंने बता चुका हूँ मैं, बाकी रही बात जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश के लिए आप एक काम कीजिए। अब कई के जो तकलीफ है काफ़ी जनों की फर्स्ट पेपर में, वो मैंने देखा 3-4 जो सब्जेक्ट हैं उनकी वजह से तकलीफ है। जैसे अपन देखें तो एक तो है प्रॉब्लम सबके इंग्लिश में, एक मैथ्स में, एक रीजनिंग में, ये 3 जो एरिया है 10 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, बाकी मैनेजमेंट सब पढ़ ही रहे हैं, हिस्ट्री सब पढ़ ही रहे हैं, पॉलिटी सब पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा अपन इसमें देखें तो साइंस 5 क्वेश्चन, तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। तो कई जने यूं होते हैं कि 75 में से 20 क्वेश्चन उनके छोड़ने का ही होता है, इसको वो माइनस करके ही करते हैं, तो ये कितने हो गए आप देखिए, उनके वास्तव में अटेम्प्ट ही वो 55 में से करते हैं। यदि आप मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन का कंटेंट छोड़ रहे हो तो आप 70 में से अटेम्प्ट करोगे, आपके पास संभावना है, नहीं तो इनके 20 क्वेश्चन तो ये कुछ काम का ही नहीं है किसी के, तो उनको इन पे होमवर्क करना चाहिए, तभी आपके फर्स्ट पेपर में मार्क्स बढ़ेंगे। और यदि अपन देखें फर्स्ट पेपर में मार्क्स का बहुत लाभ तो मिलता ही है, इसके अलावा अपन देखें तो लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है यदि कम आ रहे हैं मार्क्स, तो कारण काफ़ी जनों को मैं ऐसे जानता हूँ जिनके फर्स्ट पेपर में 1-2 मार्क्स जो मिनिमम 40% क्राइटेरिया होता है उससे कम थे, इसके कारण उनकी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। बाकी जनरल इंग्लिश के लिए बी के रस्तोगी किताब आती है, वो आप देख सकते हो, बेस्ट है बी के रस्तोगी। आरएस के लिए भी यही पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट यही है, हिंदी के हिसाब से हिंदी मीडियम में बहुत अच्छा दे रखा है। बाकी इसके लिए प्लिन तो पैरामाउंट भी किताब आती है, इंग्लिश की अच्छी है, तो उस वो ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो आप ये देखिए इसमें से काम की चीज़। अब मैं बताऊँ कोई भी यदि है ज़्यादा इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश सब्जेक्ट का है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बाकी यदि आप जनरल देखें तो इनको वोकैब जो एंटोनिम सिनोनिम्स आ गया, वन वर्ड आ गया, इसको यदि आप स्किप करें
तो ही बेटर है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने वोकैब खूब पढ़ी थी लेकिन लास्ट में जाके मेरे दोनों वोकैब सही नहीं हुई। इंग्लिश में मेरे वैसे देखो तो 2 क्वेश्चन कम रह गए थे। उस कम रहने के पीछे कारण यही था कि वोकैब के 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे 5 में से, और मैंने जितने टेस्ट दिए थे उसमें मेरे खूब सही हुए थे। एक एग्जाम भी हुआ था, कलाम कोचिंग में लिया था, और राजस्थान लेवल का था, स्कूल लेक्चरर का। तो उसमें मेरे 5 में से 5 क्वेश्चन सही हुए थे, और टोटल हमारे सब्जेक्ट और दोनों को मिला के थे उसमें भी मेरी ऑल राजस्थान रैंक 1 थी, वो टेस्ट सीरीज में जो ऑफलाइन इन्होंने करवाया था। तो उसमें मेरे 5 में से 5 सही हुए, और आप देखिए मैंने पढ़ा होगा तभी सही रहा होगा। और यदि जो 2 क्वेश्चन आरपीएससी के पेपर में गलत हुए, वो गलत इसलिए हुए कि वो 2 वैकअप मैंने कभी दिमाग में नहीं आई होगी या फिर गलत चली गई। इसका कोई फिक्स नहीं रहता वॉकअप का कि आपके सही हो। तो जो जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का अच्छा नहीं है वो वॉकअप में हाथ नहीं डाले, बाकी कर सकते हो आप। बाकी इसमें से यदि किसी के नहीं पढ़ा हुआ तो वो सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। आप टेंसेज का टॉपिक पढ़ लीजिए, टेंसेज का टॉपिक पढ़ लीजिए, वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस को अच्छे से पढ़ लीजिए। टेंसेज का आप रहने दीजिए, ये ज़्यादा हो जाएगा, टेंसेज नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं बोलने वाला था। नरेशन का टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, पैसिव इनडायरेक्ट पॉसिव का कर लीजिए, प्रीपोजिशन का कर लीजिए, आर्टिकल और डिटरमिनर्स का कर लीजिए। ये 4 टॉपिक आप कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। यदि आप 4 टॉपिक जिसके इंग्लिश अच्छी नहीं है उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नरेशन, एक्टिव पैसिव और आर्टिकल, डिटरमिनर और प्रीपोजिशन, ये 4 जो पॉइंट है ये आप अच्छे से कर लीजिए। इससे आपके फायदा ये होगा कि जो आपको बहुत कम इंग्लिश पढ़ के, और आपको इन 4 टॉपिक्स में भी आपके 2-3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और मैंने बहुत सारा पढ़ा इसमें, ये वर्ड भी खूब याद किए थे मैंने, पूरी प्लिंथ टू पैरामाउंट के पीछे का मेरे पहले पढ़ रखा था, तो मैंने सोचा इसको छोड़ते नहीं, अपन पढ़ ही लेते। तो भी यहाँ पे मुझे 2 क्वेश्चन का लॉस हुआ। तो मेरा अनुभव मैं इसी आधार पर बता रहा हूँ कि आप इसको स्किप कर लो। ज़्यादा जिसके पढ़े हुए मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि इंग्लिश बहुत तेज तर्रार है। बाकी जो जनरल अधिकतर अपन देखें तो राजस्थान में इंग्लिश की हालत तो तंग ही है, तो उस हिसाब से अपन जनरल बताएं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें से आराम से हो जाएंगे यदि आप ये पढ़ रहे हो। इसके लिए बुक भी मैंने बता दी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स का है। तो करंट अफेयर्स के लिए 2-3 चीजें मैं इसमें ऐड करूंगा। करंट अफेयर्स में देखिए जनगणना है, तो आप इसका एक काम कर सकते हो जनगणना को अलग तरीके से पढ़ने का। आप इसके 2 पेजेस बना लीजिए, एक पेज बनेगा मुश्किल से। एक पेजेस में आप जनगणना से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी आंकड़े मतलब जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई, प्रस्तावना स्वरूप, वो आप लिख लीजिए। उसके अलावा उसमें ये लिखिए कि परसेंटेज किसके ज़्यादा है, किसके कम है। साक्षरता प्रतिशत भी आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो। यदि इन 2 पेजेज, एक पेजेज इसका बन जाएगा, एक फॉरेस्ट रिपोर्ट का बन जाएगा। करंट में कभी ये सवाल भी ऐड हो जाते हैं, और बाकी जीके वाले, ज्योग्राफी वाले पोर्शन में भी यदि वन वन का देखे तो उसमें ये ऐड हो सकता है। तो ये 2 पेज आप ये बनाइए इसमें। एक में जनगणना वाला, उसमें जनगणना से संबंधित जितने भी, क्योंकि ये टोटल आप देखोगे तो ये आंकड़े होते हैं, वो सब याद करने के होते हैं। तो याद करने के होते हैं तो आप आज पढ़ा और आप 5 दिन बाद या 2 दिन बाद पढ़ोगे तो भी स्किप हो जाता है। तो इन आंकड़ों को 2 पेज को आप डेली पढ़िए। डेली पढ़ना मतलब जस्ट रीड, आपको आंखों के सामने से निकालना है। तो इससे क्या होगा कि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, इससे सवाल गलत नहीं होगा, और लास्ट में आपको एक हेडेक नहीं रहेगा कि ये चीज़ें भी पढ़नी है। इसके अलावा करंट के लिए मैंने जो पढ़ी थी वो कॉस्मोस करंट अफेयर की पढ़ी थी। मैंने अक्सर बोलता भी हूँ ये बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है नहीं किसी किताब से कोई स्पॉन्सर वीडियो है ही नहीं, ये मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है उस आधार पर बता रहा हूँ। बाकी मूमल, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, ये ये सब मार्केट में है। तो कॉस्मोस में लगभग मुझे लगता था कि सबका सार आता है, तो मैं मंथली ये पढ़ता था, मंथली। अब इसका सबसे बेस्ट तरीका मैंने ये बताया कि आप 1 मंथ की ले आइए, और उसको जिस तरीके से आप ये 2 पेज पढ़ रहे हो ना, उनको पढ़ने में शुरू में आपको एक दिन आपको 2 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में आपको ये 5 मिनट में आप रिवाइज कर लोगे बैठे बैठे। उसी तरीके से क्रोनोलॉजी जो है, एक दिन आपको आधा घंटा लगेगा, लेकिन दूसरे दिन उसको 25 मिनट लगेगी, तीसरे दिन 20 मिनट लगेगी। धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा जब 10 मिनट में आप पूरी 1 महीने की पढ़ लोगे, और आधे घंटे में आप 3-4 महीनों का करंट पढ़ लोगे। लेकिन कई जनों की क्या गलती होती है, लास्ट में जब आप देखोगे अगले साल का जब अप्रैल आएगा और उनको लगेगा कि मार्केट में करंट की किताबें आ रही है, तो वो एक बड़ी सी 200 पेज की किताब लेके आएंगे, और वो पूरा करंट एक साथ कभी याद नहीं होता है। तो आप करंट से अभी से जुड़े रहिए। डेली सोते टाइम आपको लगता है कि अभी फ्री है तो 15-20 मिनट ये देख लीजिए,
डेली, और धीरे धीरे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो 2-3 महीने की अपन जल्दी जल्दी आधा घंटे में अपन देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो योजनाएं हैं उनके लिए यदि आप चाहो तो जब ये इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित होगा मार्च के बाद, तो जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें से जो योजनाएं हैं उनके आप अलग तरीके से नोट्स बना सकते हो, ताकि आपकी इसमें से बहुत संभावना बने कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो सर्वे का वो उस समय करना है, अभी से आपको इसका कुछ नहीं करना। अभी से आप यदि एक कोई इसमें से लेके और उसको फॉलो कर रहे हैं, डेली समय दे रहे हैं 10-15 मिनट का, तो वो चीज़ से आप जुड़े रहोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान ये वाला पोर्शन है, इसमें से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने बताया। और बाकी जो पिछला था उसमें भी अपन ने देखा 5 क्वेश्चन हिंदी के, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, और 10 क्वेश्चन थे वो मैथ रीजनिंग के आते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। और बाकी पहली यूनिट में अपन ने 15 क्वेश्चन देखे थे राजस्थान के, और बाकी अपन आगे बढ़ते हैं तो समसामयिक के 10 क्वेश्चन हो गए, और साइंस के 5, राज्य व्यवस्था के 5 और ज्योग्राफी के 5, ये 15 क्वेश्चन हो जाएंगे चौथी यूनिट में। अब चौथी यूनिट में साइंस का जो पोर्शन दे रखा है, अपन देखें इधर साइंस का पोर्शन। साइंस का जो पोर्शन दे रखा है, सामान्य विज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्थाएं, भूगोल, तो इसमें बहुत सारे केमिस्ट्री के पोर्शन भी है, फिजिक्स के हैं, पर्यावरण के हैं और बायोलॉजी के पोर्शन है। तो इनको किस तरीके से तैयार करना है सामान्य विज्ञान के लिए? तो सामान्य विज्ञान के लिए वैसे देखें तो मैंने तो उस समय पढ़े थे कलाम कोचिंग के नोट्स थे, पीडीएफ कहीं से मुझे मिली थी, तो सामान्य विज्ञान के लिए मुझे वो ठीक लगी थी, और लूसेंट, दो चीज़ मैंने पढ़ी थी। लेकिन अभी जब मैं देखता हूँ 9th और 10th की किताब, उस समय मैंने नहीं देखी थी उस समय तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि 9वीं और 10वीं की जो किताब है, जो भी चल रही है अपनी 9वीं 10वीं की किताब में, ये टॉपिक बहुत अच्छे से दे रखे हैं। उसमें से आप अपने काम काम की चीज़ें अलग कर सकते हो और उसमें से आप पढ़ सकते हो, ये सबसे बेस्ट है। और नहीं तो आप लूसेंट से ये टॉपिक शॉर्ट में बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हो, ये तरीका। और इसके लिए मैंने सोचा है कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस अपन रखेंगे, 49 रुपीज़ में, ऐसा कुछ रखने का भी मेरे विचार है। तो इस पे साइंस की अलग टेस्ट सीरीज मैं सोच रहा हूँ कि साइंस की एक अलग निकाल लेंगे, 300-400 क्वेश्चन जो अच्छे एनसीईआरटी से बने हुए हो, ताकि आपको एक हेल्प करें। तो वो करने का विचार है, उस पर काम एक आध दिन में मैं आपको बता दूंगा, कल या परसों तक। बाकी आप इसके लिए देखें तो 9वीं 10वीं और लूसेंट देखें तो वो बेहतर है, इसमें आप कर सकते हो 5 क्वेश्चन यहाँ से सही कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप देखो, यदि आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो और आपके ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि ये जैसे अपन देखें बल और गति के नियम वगैरह आप के समझ में नहीं आ रहा है, साइंस नहीं रही, तो उनकी दिक्कत तो इसमें होगी। तो इसमें से आप ऐसा कीजिए कि जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है वो कर लीजिए, और इसके अलावा आप देखो आगे जैसे देखोगे तो ये बायोलॉजी का पोर्शन पीछे अपन ने देखा, उत्तक और नियंत्रण समन्वय एक टॉपिक था। इसके बाद अनुवांशिकता और विकास, ये कर लीजिए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता। अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया जैव विविधता सब किसने दिया, तो यदि आप ये तो याद ही रख सकते हो, जैसे जनरल अपन जी के पढ़ते हैं उस तरीके के टॉपिक है 4, तो यहाँ से भी आप 2 क्वेश्चन इजी वे में सही कर सकते हो। तो ये जो बायोलॉजी आर्ट्स के जो स्टूडेंट है वो बायो प्लस एनवायरमेंट, ये टॉपिक बहुत अच्छे से कीजिए ताकि उनके 2 क्वेश्चन सही हो जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है लास्ट में आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि जो ये टॉपिक्स है इसमें से कौन सा पढ़ना है। लास्ट में जाके कोई देखता है तो इस तरीके की देखता है कि परमाणु अणु पढ़ता है, लेकिन उनको पता है कि अपने ये बेसिक अच्छे से तैयार नहीं है, तो लास्ट में जाके प्रॉब्लम होगी। बल गति के नियम पढ़ता है और सूत्र से ही, फॉर्मूले से ही सीधा सवाल आ जाता है कि बताइए कि इस दिशा में कौन 0 डिग्री है तो फोर्स कितना लगेगा, तो वो पता रहना चाहिए कि फॉर्मूला है तो 0 cos 0 होगा तो क्या वैल्यू रहेगी। तो वो सब चीजें यदि पता करते हो तो ये सवाल, यहाँ से सवाल बनने की पॉसिबिलिटी देखे तो अलग अलग टाइप के कई सारे सवाल बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन को उत्तक में आपको पढ़ना है तो 4-5 टाइप के उत्तक है, उन उत्तक को पढ़िए और उनसे सीधा सवाल आ रहा है। नियंत्रण तंत्रिका तंत्र से सीधे सवाल आ रहे हैं। बायोलॉजी इजी वे में समझ भी सकते हो, तो वो जिनको इसमें समस्या है साइंस में तो वो इस पे फोकस करें ताकि उसके 2 मार्क्स आ सके, 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सही हो सके। इसका मैंने आपको वो भी बता दिया है कि आप कहाँ से पढ़े। उसके बाद अपन आते हैं भारतीय राजनीति। जो भारतीय राजनीति का पोर्शन है उस पे आप देखोगे कि 5 क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप अलग पेजेस बनाएं, एक तो मैंने बताया था जनगणना की, एक फॉरेस्ट रिपोर्ट,
फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISF इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उसके पेज अलग बना दे, एक पेज उसका बनेगा, एक पेज जनसंख्या का बनेगा, और एक मैं बोल रहा हूँ आप राष्ट्रीय स्तर के जो आयोग और बोर्ड है ना उसके अलग आयोग और बोर्ड के अलग पेज बना दीजिए। अब जैसे अपन बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी, तो स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत यही है कि आप इनको डेली रिवाइज कर रहे हो। आप देखोगे कि कई बार अपन देखते हैं कि संविधान, जैसे कि ये सर्वोच्च न्यायालय संगठन और शक्तियां, तो सर्वोच्च न्यायालय में अपन कार्यकाल जनरल पूछते हैं और अपन फिर सोचते हैं 665 है, 662 है, या फिर 560 है, या फिर 370 है, या फिर 570 है। तो उसमें विभिन्न आयोग है, उनके कार्यकाल में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आयोग और बोर्ड की यदि आप अलग एक पेजेज बनाए, और ये 3 पेज हो गए, इस तरीके के पूरे सिलेबस के फर्स्ट पेपर के आपके 5 पेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से आपको बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, वो आप एक जगह करोगे ना, जैसे जनगणना, और उनको डेली आप आधा घंटा लगेगा इन 5 पेज को करने में। और यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आधे घंटे में 5 पेज ये पूरे बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक, जिसमें से सीधे, अब जैसे कि कई बार अपन याद करते हैं कि वृक्षारोपण का घटता क्रम बताइए, ज्यादा वन कहाँ पे है, तो अपन कई बार भूल जाते हैं कि उदयपुर है कि करौली है कि या फिर सिरोही है। तो उसमें से अपन जमाने में यदि अपन डेली पढ़ते हैं तो अपने माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि यही इसका सही है। जनगणना का भी सेम है कि प्रतिशत इसका था ज्यादा की। तो यदि आप इन पोर्शन को डेली पढ़ो तो आयोग और बोर्ड, इनका एक अलग से आप बना लीजिए पेज, एक पेज बनेगा। बाकी इसमें से कोई आर्टिकल है वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने पढ़े थे वो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे, उसमें से ये टॉपिक देख लिए थे। और बाकी आप लक्ष्मीकांत, जो इसकी बेस्ट बुक है वो लक्ष्मीकांत ही आती है, वहां से आप ये कवर कर सकते हो। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से करने हैं वो भी मैंने बता दिया है। बाकी जिसने कोर्स ले रखे है, किसी कोचिंग्स के कोर्स ले रखे हैं, उन सर ने बहुत अच्छे से करवाया है, तो आप यकीन कीजिए उन सर पे। मुझे लगता है जहाँ तक आप प्रीवियस ईयर निकाल लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी आप यकीन कीजिए, ऐसा नहीं कि आप सीधा लक्ष्मीकांत उठा के लेके आ रहे हो। लक्ष्मीकांत नहीं लानी आपको, आपने जो पढ़ रहे हो उसी फ्लो में। मैं केवल जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से, अब जैसे कि जो कोचिंग कर रहा है वो अपना कंटेंट यही रखिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के आयोग और बोर्ड है उनका ये पेज आप मेंटेन कीजिए एक, ताकि आप चलते फिरते उठते कभी भी 5 पेज को आप कभी भी रिवाइज कर सके। तो वो आपके एग्जाम के लास्ट डेट तक यदि आप इन 5 पेज को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाता है कि यस, ये 5-7 टॉपिक तो मैंने आधे घंटे में वापस कवर कर लिए। तो ये चीज आप देख सकते हो। इसके बाद अपन देखें राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल वैसे देख रहे हो तो आज ही बदल गया, वापस बदल गया राजस्थान का भूगोल। जो जिले थे वो समाप्त कर दिए कि अब इतने ही जिले होंगे, इसमें से काफी सारे जिले हटा दिए। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। जो करंट का एक क्वेश्चन है कि अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से हटाए हैं वो आप देख लेना, बाकी आपको पढ़ना है पुराना ही। तो इसके लिए मैं मानता हूँ कि स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स हैं वो आप ले आइए, या फिर मुझे तो यही बेस्ट लगते हैं, इसमें से आप यही ले आइए, ये सबसे बेस्ट है। तो यदि आप ये कर रहे हो तो इसमें ये सारे, उसमें से आपको ये देखना है कि पूरे नोट्स नहीं पढ़ने। जो मैं बता रहा हूँ जैसे पॉलिटी की बताई स्प्रिंग बोर्ड के, वो RAS के अकॉर्डिंग है, तो आप उसमें से जो ढूंढ ढूंढ के चीजें हैं वही देखिए। अब यदि आप इसमें देखोगे तो जैसे कि पशुपालन आ गया और ऊर्जा संसाधन, तो यदि आप पशुपालन और ऊर्जा संसाधन से संबंधित कोई नवीनतम आंकड़े हैं तो आप उसको इसमें फिट कीजिए, जनगणना और फॉरेस्ट वाले के साथ में फिट कीजिए, ताकि वो आंकड़े आपको डेली रूटीन में रहेंगे। तो आंकड़ों वाले क्वेश्चन रेयर जो होते हैं, बहुत कम जनों के सही होते हैं, वो आपके सही होंगे, तब आप उस 100 प्लस या 120 या 130 के टारगेट तक पहुंचेंगे। यदि फर्स्ट पेपर में छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखोगे, वही कारण रहता है बहुत अच्छे स्कोर के लिए। अब यदि अपन देखें राजस्थान की जलवायु, यहाँ से सवाल जनसांख्यिकी की विशेषता, डेमोग्राफी कि क्या जनसंख्या, तो ये वाला टॉपिक इधर वापस मिक्स हो गया। तो इसको आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट से कर सकते हो, 5 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो इसमें ध्यान रखने की, खनिज से एक सवाल आता है, ऊर्जा से एक आता है, तो ये चीजें ध्यान रखने की है। वहां से आप व्यवस्थित तरीके से इसमें से ढूंढ के आप पढ़िए। बाकी सोर्स बेटर है, इनसे आगे आगे आप किसी कोचिंग से कर रहे हो, लेकिन नए के चक्कर में आप मत रहना। मेन चीज ध्यान रखने की यही है कि नए के चक्कर में आप मत रहना। जो पुराना है, RPSC ने अभी तक जितने एग्जाम करवाए उसमें पुराना ही आ रहा है। ये काफी समय से आवाज थी कि नया नया बुक बेचने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, चल रहा है वो ये। उसके बाद अपन देखें, उसके बाद ये 5वां पोर्शन है जो शैक्षिक मनोविज्ञान। अब ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान था, ये वाला पहले था सब्जेक्ट के पेपर में, सब्जेक्ट के पेपर में था साइकोलॉजी का पोर्शन। सब्जेक्ट के पोर्शन में साइकोलॉजी, पेडोलॉजी और ICT, ये 3 टॉपिक थे।
तो उसमें से ये वाला हटा के इसमें ऐड किया गया है, जो चेंज अब के बार सिलेबस में किया है वो ये वाला हटा के इसमें ऐड किया है। तो शैक्षिक प्रबंधन एक टॉपिक ये हो गया, एक शैक्षिक मनोविज्ञान हो गया, एक राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य जिसके अंतर्गत ये सवाल है, आप देखिए ये मनोविज्ञान का पोर्शन आ गया, ये मैनेजमेंट का आ गया, और ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RT। तो अपन इसमें देखें तो इनसे टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। तो 15 क्वेश्चन में से साइकोलॉजी से लगभग 5 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं तो इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैनेजमेंट, शैक्षिक परिदृश्य, जैसे इसमें देखें तो पुराना ही है, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, इस्माइल वगैरह जो पुराने चले थे ये अभी तक नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये पुराना इसमें इन्होंने ऐड नहीं किया, लग रहा था चेंज होगा। तो आप इसके लिए सबसे जो बेस्ट है साइकोलॉजी के लिए है, मैंने पहले भी बताया है कि लगभग 2 किताबें ही अच्छी है जहाँ तक मैंने देखी है। एक तो धीर सिंह दावई सर है, उनकी बुक अच्छी है, और एक मुन्ना जादून मैडम है। दोनों में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कीजिए जिसमें ये शैक्षिक मनोविज्ञान होगा, पेडागोजी होगा और ICT, ये तीनों होगी, तो उसमें से आप ये पोर्शन कर लीजिए। और प्रबंधन और इसके लिए एक नाम था SS यादव सर के नाम से बुक आती है, वो आप देख सकते हो। वो बुक ज़्यादा लेंथी है, तो आपने किसी कोचिंग के नोट्स भी लिए हो ना, तो आप ये बुक में से केवल क्वेश्चन देखना और काम की चीज़ देखना। यदि आपको कहीं डाउट लग रहा हो उन नोट्स में तो आप चेक कर सकते हो, अच्छी बुक है। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी ने कोचिंग से कर रखा है तो वो ये बुक्स जरूरी है कि वो छोड़ के आप ये देख रहे हो, ये मत देखिए। इसमें से जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप देख लीजिए, वो खूब है। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन ये हो गए, तो ये टोटल मिला के हो गए 75 क्वेश्चन। तो 75 क्वेश्चन टोटल मिला के हो गए। ये अपन ने जो अब तक बात की है, जो मैंने शुरू में पहला पॉइंट लिया था, ये पहला पॉइंट, तो इस पे अंक विभाजन और पाठ्य वस्तु पे मैंने बात की है। इसके साथ मैंने जो दो तीन महत्वपूर्ण बात बताई है वो है करंट की, कि किस तरीके से डेली रूटीन में लाए, अलग पेजेज बनाने की, जो जनसंख्या फॉरेस्ट रिपोर्ट हो चाहे कुछ नए आंकड़े हो उनके अलग पेजेज बनाने की, ये 2-3 चीजें। और किस तरीके से आपको अपना कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो, मुझे लगता है कि वो बेस्ट है, उसमें ज़्यादा अब चेंज मत करना क्योंकि डेट भी अब आ गई है। और साइंस वगैरह और आर्ट्स के स्टूडेंट को किस तरीके से गणित को मेंटेन करना है कि गणित में से 2-3 क्वेश्चन सही हो जाए, साइंस में से बायो और उसको पर्यावरण ये पढ़ के और 2 क्वेश्चन सही करने हैं, तो वो रणनीति आर्ट्स के स्टूडेंट लाएंगे तो आप यकीन न मानो 50+ क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी है। आप इसमें ईजी वे में कर सकते हो क्योंकि उनके बाकी सब्जेक्ट बहुत अच्छी है। उसके पीछे कारण ये है कि वो टोटल पहले से ही तैयारी -20 करके कर रहे हैं छोड़ के, तो वो ये दूसरा पोर्शन हिस्ट्री का और बहुत अच्छा रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैंने चीज़ें पहले बताई है जिनको दोहरा रहा हो गया आर्ट्स और किस तरीके से करें, वो आप इसमें देख सकते हो। तो ये चीज़ थी। बाकी फर्स्ट पेपर के लिए मैं भी सोच रहा था कि फरवरी तक, फरवरी मिड में या एंड तक टेस्ट सीरीज एक बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज एक नॉमिनल प्राइस पे अपन रखेंगे। तो उसके लिए मैंने शुरू में आपको बताया था ओशियन एकेडमी पे आप ये डाउनलोड कीजिए। इसमें साइंस का स्टार्ट कर देंगे 2-4 दिन में, फर्स्ट पेपर का अभी टाइम लगेगा। ज्योग्राफी का मैंने 19 जनवरी का बता रखा है फर्स्ट टेस्ट। तो अब अपन बात करेंगे 6 महीने की रणनीति क्या रहनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट ये, इसके बाद समाप्त करते हैं अपन। 6 महीने की रणनीति क्या रहनी चाहिए, तो 6 महीने की रणनीति की आप समय देखिए कि जनवरी से यदि अपन देखें तो 6 महीने से भी कम समय रहा है। तो 6 महीने से कम समय रहा है तो आप इसको कैसे मैनेज करें, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखें। अक्सर फोन पे और मैसेज पे मेरे यही सवाल आते हैं कि फर्स्ट पेपर हमारा कमजोर है। तो पहला सवाल उनके लिए ये है कि क्यों है, तो उसका जवाब अक्सर निकल के लगभग 90% निकल के ये आता है कि आप समय नहीं दे रहे हैं उसको। किसी भी चीज़ को यदि आप समय दे रहे हो, उसको लेकर बैठे हो, तो यकीनन वो चीज़ें अच्छी हो ही जाती है। तो आप समय नहीं है तो उसको समय दीजिए, समय दे के उसको अच्छा कीजिए। और डेली का आप 3 और तो इसको दीजिए फर्स्ट पेपर को डेली। यदि अभी आप फर्स्ट पेपर को समय नहीं दे रहे हैं, यदि आप सब्जेक्ट ही केवल पढ़ रहे हो, तो वो आप ऐसा मत कीजिए। ऑनलाइन क्लास यदि आपको लगता है लेनी है, ऐसे नहीं कि अभी ईयरफोन डाल के आप 10-10 घंटे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। यदि आप 1-2 महीने आपको लेनी है तो ले सकते हो। बाकी आप उसमें से जो अलग कीजिए चीज़ों को, जो काम की चीज़ है वो क्लास ले लीजिए, बाकी के प्रिंट करवा लीजिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 2-3 और मिनिमम डेली देना है और रिपीटेशन में चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट पेपर के 2 सब्जेक्ट मुझे लगता है आप डेली 2 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर के पढ़िए। यदि आप सुबह का समय 4-1 घंटे का या 3-4 घंटे का दे रहे हो फर्स्ट पेपर को, तो आप 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़िए, 2 घंटे दूसरे सब्जेक्ट पढ़िए। कुछ दिन वो चलाइए, फिर रोटेशन में दूसरी चीज़ें पढ़िए। इसके अलावा करंट का मैंने बताया वो इसमें मैं ऐड करूंगा। तो आपको, मुझे ये लगता है 6 महीने में आपकी रणनीति ये रहनी चाहिए कि आपको मार्च तक एक बार सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा करना चाहिए। और
जो टॉपिक वाइज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में ही आपको करने चाहिए, एमसीक्यू जितने ले रखे हैं वो देने चाहिए, और टेस्ट है बहुत सारे। यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको बेनिफिट तो हो गई। तो 6 महीने की रणनीति के अंतर्गत मैं मेन पॉइंट यही है कि यदि आप इसको डेली समय दे रहे हो और सब्जेक्ट के साथ में चला रहे हो, और ऑनलाइन जितनी क्लासें देखने का आप सोच रहे हो तो बहुत लिमिटेड कोई क्रैश कोर्स हो कि 10 15 20 वीडियो है उसको आप देख रहे हो तो वो तो बेस्ट है। लेकिन यदि आप अभी तक पूरे के पूरे वीडियो देख रहे हो कि चला रहे हो कि आप चाह रहे हो कि उसको मार्च तक आप वीडियो पूरा करो, तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो आप ऐसा कीजिए, मार्च तक अच्छे से सिलेबस पूरा कीजिए, उसके बाद में आप बाकी चीज़ें देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ यही है, यदि आप ये करोगे तो ऑटोमेटिक आपको जो राह है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि मैंने आज इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से अंक विभाजन पाठ्य वस्तु को 6 महीने की रणनीति वो बहुत अच्छे से बताई है। बाकी मैंने शुरू में भी बताया था, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जुड़ भी सकते हो। इसमें मैंने ये सिलेबस भी डाल रखा है, जो हिंदी वाला है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जो महत्वपूर्ण मैंने मेरे अनुसार जो चीज़ें थी वो मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें लगभग आपको सारी बता दी है। यदि इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब पे भी कर सकते हो। तो जो सिलेबस एनालिसिस का मैंने शुरू में 1 साल पहले वीडियो बनाया था, आज वापस से दूसरी बार व्यवस्थित तरीके से अपलोड किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए आपकी तैयारी में सहायक होगा। धन्यवाद।